देखिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ऐसा आज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 1 सप्ताह में बिहार के 3 पुल गिरे हैं। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं। सर, इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, इधर के दिनों में पुल बन रहे हैं, उद्घाटन भी नहीं हो रहे हैं, पुल ध्वस्त हो जा रहा है। कहीं कहीं पुराने पुल गिर रहे हैं तो उसको तो बात समझ में आती है, लेकिन कई ऐसे पुल। और अब तो एक आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया में जुमला कि झुमका जितना नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उससे ज़्यादा बिहार जी। में पुल गिर रहे हैं। अब ये बताइए कि एक तरह का मजाक बनते जा रहा है, तो बिहार का ये विकास मॉडल का ये प्रतिबिंब। बिहार में पुल पुलियों का गिरना कहीं न कहीं नीतीश कुमार की जो विकास मॉडल है, उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। यह सारे पैसे जो हैं विकास के नाम पर कुछ मुट्ठी भर ठेकेदार और पट्टेदार और पदाधिकारियों में पैसे बंदर बांट हो रहे हैं। नहीं तो अगर गुणवत्ता का अगर ये रहता जी, तो कभी भी 10 साल 20 साल या उद्घाटन करने के पहले ही गिर जाए, इसका मतलब कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ी है। अब चाहे जो स्पेसिफिकेशन उसका है, उसके स्तर पर जांच नहीं हो रही है कि कितना इसमें सीमेंट मिलाना है, कौन-सा सीमेंट यूज़ करना है, कौन-सा छड़ यूज़ करना है, कौन-सा कितना एमएम का छड़ यूज़ करना है। इन सारे स्पेसिफिकेशन पर सारे जो तत्व हैं, उनकी अगर बारीकी से जांच होती और उसके बाद ये खड़ा होते पुल या पुलिया या बिल्डिंग, तब गिरते, तब एक इत्तेफाक कह सकते थे। लेकिन ये लगातार इस तरह के बिहार के अंदर पुल पुलियों का गिरना कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के विकास मॉडल को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और नीतीश कुमार जी को क्या लगता है नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हम 3 सी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, उसमें तो ये 1 सी ई भी आता है। कि नीतीश कुमार खूब कंप्रोमाइज़ करते हैं। नीतीश कुमार जी का कोई कैरेक्टर ही नहीं है बिहार के अंदर। कैरेक्टर सिर्फ़ ये उभर के नीतीश कुमार जी की 19 वर्षों में आई है कि हमको सत्ता में एन-केन प्रकारेण बने रहना है और उसी का प्रबंधन में लगे हुए हैं। अब तो उनकी जो स्थिति हो गई है, जो उनकी उम्र हो गई है और जो उनके सुन रहे हैं, जो आप व्यवहार जो देखते हैं, उससे तो हम लोग को लगता है और बिहार की अधिसंख्य जनता ये मानती है कि अब स्वेच्छा से उनको परित्याग कर देना चाहिए मुख्यमंत्री का कुर्सी। ये बिहार के लोगों को बकसने की बात होगी, बिहार के लोगों को राहत देने की बात होगी। अब वो बिहार की 1 नंबर की कुर्सी की बागडोर संभालने लायक नहीं है। हर तरह की ये गलतियाँ कर रहे हैं। चाहे विधानसभा में उनका भाषण उठा के देख लीजिए, चाहे महिलाओं पर टिप्पणी उठा करके देख लीजिए, चाहे कोई इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, वहाँ पर उनका आचरण देख लीजिए। तो हर जगह कुछ न कुछ इनका से टंग स्लिप के नाम पर अनैतिक व्यवहार के लेकिन नाम जब आप लोग सत्ता में रहते हैं उनके साथ, तो उनका समर्थन करते हैं, सत्ता से दूर चले जाते हैं, तो आप लोग विरोध करते हैं। ये कैसा राजनीति? मैं सत्ता और सत्ता से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। मैं तो सत्ता में रह करके भी उनका नहीं, ये पर्सनली आप पे हम नहीं बोले हैं, ये जो भी गठबंधन चाहे आरजेडी के साथ उनका सहयोग रहा, जो बयान की आप बात कर रहे हैं, उस समय किसकी सरकार थी आपको शायद पता होगा, उस समय आप भी आरजेडी के एमएलसी थे। ये बात आपका समझ रहे हैं, ये बात भी बहुत हद तक सही आप कह रहे हैं, इसलिए कि राजनीति में मूल्यों की कमी हो गई है। जी। अब जो राजनीति कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टियां, जो भी पार्टी के नेतागण, वो सत्ता को एन केन प्रकारेण प्राप्त करना चाहते हैं। तो सत्ता में बने रहने के लिए ही अगर राजनीति का मुख्य बिंदु हो, मुख्य उद्देश्य हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस तरह की गलतियां होगी। लेकिन अगर कोई मूल्य के लिए, कोई सिद्धांत के लिए कोई अगर राजनीति करते हैं, तो आदमी समझौता नहीं करता। जैसे कर्पूरी ठाकुर थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को उन्होंने कई-कई बार लात मारी। जी। आरक्षण लागू करने की सवाल थी, वो जानते थे कि आरक्षण पहली बार बिहार के अंदर लागू कर रहे हैं, हमारी सरकार गिर जाएगी, समर्थन वापस लेगा, लेकिन परवाह इसकी नहीं की। क्या लगता है कि अब कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग के कहीं न कहीं कमियाँ हैं और उनके पद चिन्हों पे ही चलना चाहिए लोगों को? अब कर्पूरी ठाकुर जी के ये तो एक तरह से शिष्य ही थे, जी। लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी। लेकिन मुझे तो आश्चर्य लगता है कि कर्पूरी ठाकुर जी पता नहीं ऐसे शिष्य को कैसे पैदा किए, जो कर्पूरी ठाकुर के नक्शे कदम पर 1% भी चलने के लिए तैयार नहीं है। जी। और तब हम उनको अगर विरासत के रूप में आज ये लोग संभाल रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर के जयंतियों में बराबर नाम लेते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का आचरण कहीं दिखता नहीं है। इस पर तो पूरे राजनीति में विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर कर्पूरी ठाकुर की विरासत या उस ज़माने में जो ईमानदारी का
तगमा लोगों के साथ लगा हुआ था, नेताओं में, मंत्रियों के साथ, राजनेताओं के साथ, उस चीज़ का घोर अभाव दिख रहा है और यह अभाव एक चिंता का विषय है बिहार के आम लोगों के लिए, आवाम के लिए। चलिए एक सवाल अब आ जाता है आरक्षण की बातें। जिस प्रकार से बिहार सरकार द्वारा जातीय आधारित जनगणना कराया, हालाँकि बिहार सरकार उस समय कह रही थी कि ये गणना है। गणना करवाने के बाद जो आरक्षण 50% था उसे 65% किया गया। उस समय सरकार महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी सहयोगी के तौर पे थी। ऐसे में जब पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये जो आरक्षण का मामला रद्द कर दिया जाता है, उसके बाद नेताओं का बयान और सुर बदल जाते हैं। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, इसके मूल में जाएंगे तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जाति गणना कराने में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या फिर ऑल दल? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है पिछले 10 वर्षों से, तो जाति जनगणना कराने का काम भारत सरकार का है। जो सेंसस है वो भारत सरकार कराती है, राज्य सरकार का विषय नहीं है। इसीलिए बिहार के लोगों ने आम सहमति से सर्वदलीय बैठक करके जातीय गणना का काम किया। तो जाति गणना भी हुआ, वो भी ठीक से नहीं हुआ, उसके भी कई प्रश्न खड़े हो गए हैं। तो जातीय गणना भी सही ढंग से आपने भी सवाल उठाया था। हाँ, नेचुरली इसलिए मैं उठाया था कि कई उसमें डिस्क्रिपेंसीज है जो उनके सवाल खड़े करते हैं। कुछ मांग थी आपको जो शायद सरकार ने पूरा नहीं किया उसमें। वो तो अलग चीजें है, वो तो मैं अपेक्षाकृत 3 जातियों को जो शामिल कर दिए हैं नीतीश जी की सरकार 2015 में, उसको लेकर के मैं 2015 से आंदोलनरत हूँ इस मामला को लेकर के। जिस प्रकार से आपने जातीय आधारित जो गणना करवाया सरकार, उसके बाद आपने कहा कि नहीं इसको ब्लॉक लेवल पे या वार्ड लेवल पे इसको, तो मैंने आरटीआई से सवाल भी खड़ा किया और आरटीआई के जो जवाब मुझे मिले हैं वह बिहार सरकार के जाति गणना के पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करते हैं। आरटीआई से हमने मांगा था अपने उद्देश्य के लिए, मैं मांगा था कि मैं जान सकूं कि बिहार में 243 विधानसभा है, उसमें किन विधानसभाओं में अति पिछड़ों की जनसंख्या कितनी है। इसके लिए मैंने बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से, आरटीआई से यह प्रश्न किया था कि हमें आप पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज और जिला वाइज जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट है उसको आप दे दें। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। दूसरे से मैंने करवाया तो जवाब में जो आई है वो बड़ा चौंकाने वाला बात है। जवाब में क्या आया है कि मैं तो जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर ये जातीय आंकड़ों का सर्वेक्षण कराया ही नहीं है, तो मैं कैसे आपको दे सकता हूँ। तब आप समझ लीजिए कि जब पंचायत स्तर पर नहीं होगा, जिला पर नहीं होगा, प्रखंड पर नहीं होगा, तो बिहार का फिगर कैसे मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए यह बात को मैं थोड़ा रहस्य उद्घाटन करूंगा बाद में, थोड़ा सा और इस पर इत्मीनान हो जाते हैं तो। लेकिन आरटीआई के द्वारा जो सूचना मिली है वो बहुत चौंकाने वाला है। या तो वह व्यक्ति जो हमको जवाब दे रहे हैं वह गलत दे रहे हैं, और अगर उनका जवाब सही है तो वह जातीय आंकड़ा जो है से गलत है। तो इसलिए यह बहुत बड़ा प्रश्न। अब हम समझेंगे कि जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट द्वारा इसे निरस्त किया गया है, क्या अब सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो कहते हैं कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन पटना हाई कोर्ट के कुछ वकीलों से हमने बातचीत किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या ये हम लोग शुरू से जानते थे। अशोक चौधरी जी संविधान पढ़े नहीं होंगे ठीक से। अभी जो 5 जजेज संविधान पीठ की जो फैसला आया था ईडब्ल्यूएस के सवाल पर 387 पेज का, तो क्या लगता है सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने के लिए किया गया था? बिहार की भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए। और जो तेजस्वी यादव भी बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे कि हमने आरक्षण जातिगत जनगणना करवाया, नीतीश कुमार भी कह रहे थे। अब तेजस्वी जी चुप क्यों हैं? अब खाली एक ही बात रट लगा रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में डालिए। तो आप उस समय सरकार में थे, भाजपा के साथ, इसके साथ थे, नीतीश जी के साथ, तो नीतीश जी को कहते कि पहले 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, तब जाकर के इसको आरक्षण को सीमा बढ़ाइए। तो उस समय ये बात नहीं कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में डलवाइए, 9वीं अनुसूची में। यह सब तीनों पार्टी का रोल जो है आरक्षण के सवाल पर क्लियर नहीं है। ये जनता के साथ, भोली भाली जनता के साथ धोखा है। और ये रिजल्ट क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में सब जानते हैं। फिर भी बिहार की सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से जाने से इसमें क्या राहत मिलने वाली है? कुछ भी नहीं मिलने वाली। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जातीय आरक्षण अगर बढ़ाना था तो पंचायती राज में नीतीश बाबू किसने रोका आपको बढ़ाने से? आज भी पंचायती राज में आरक्षण 37% है, 13% बढ़ोतरी का गुंजाइश है। लेकिन नीतीश कुमार कुंडली मार के बैठे हुए हैं 15 वर्षों से,
16 वर्षों से। और ये बात मैंने सदन में भी उठाया था, व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे मैंने मिल करके कहा कि नीतीश बाबू, जो 20% आबादी अति पिछड़ों की नहीं है, अभी तो आपने जो आंकड़ा दिखाया वो 36% आंकड़ा दिखाया, तो फिर इसको 33% आरक्षण पंचायती राज करने में किसने रोका आपको? और 50% की सीमा भी आप दे सकते हैं, उस पर कहीं कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं थी। लेकिन नीतीश बाबू इस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि अति पिछड़ा विरोधी है नीतीश बाबू। अति पिछड़ों के साथ घड़ियाली आंसू बहाते हैं और अति पिछड़ा के वोट लेकर के राज सत्ता पर कायम होते हैं। अब अति पिछड़ा लोगों को समझना है कि पंचायती राज में 2006 से जब आरक्षण लागू है, तो यह नीतीश कुमार 20% ही आरक्षण क्यों लागू किए हैं, 33% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि इनकी गुंजाइश। चलिए, अति पिछड़ा की आपने बातचीत किया, आपने भी खास करके अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ी, खास 115 जातियों के 110 जातियों की लड़ाई। क्या लगता है कि रामबली जी आगे जाकर के पार्टी बनाने जा रहे हैं? देखिए, पार्टी बनाना मेरा मकसद नहीं है। जी। हम तो जिस मुहिम को लेकर के चले हैं, उस मुहिम को पूरा करने के लिए जिस स्तर पर मुझे जाना पड़े, मुझे गांव-गांव की फटकना पड़ेगा, धूल भी फांकना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने 110 जातियों के लिए अपना एमएलसी पद तक के त्याग कर दिया, जिस प्रकार से आपके ऊपर कार्रवाई हुई, ये जग जाहिर है। इसकी परवाह मुझे कहाँ है? मैं तो जिस मुहिम पर कल था, सत्ता में रहते हुए और कुर्सी गंवाने के बाद भी आज उस मुहिम पर कायम हूँ। और मेरी जितनी ताकत है, 110 जातियों के समर्थन से उस मुहिम में मैं कामयाबी हासिल करूँगा, यह मेरा कॉन्फिडेंस है। और उस दिन तक के लिए मैं प्रयास करूँगा, जब तक जितनी मेरी ताकत है, वह ताकत से मैं बाज नहीं आऊँगा। नीतीश कुमार का जो नकली चेहरा है, उसको अगले विधानसभा चुनाव में मैं उजागर करूँगा, ताकि अति पिछड़ा के लोग समझ सके कि नीतीश कुमार हमारा सबसे बड़ा सिर्फ सर नीतीश कुमार अति पिछड़ा के साथ ठग रहे हैं या फिर आरजेडी और भाजपा? सारी पार्टियां ठग रही है। देखिए, आरजेडी तो ईबीसी को, मैंने अति पिछड़ा को इग्नोर किया, जी। इसीलिए आज लोकसभा में ये भुगतना पड़ा। आरजेडी ने मात्र 1 सीटें दी लोकसभा में, 23-24 सीटें उसने बांटी, उसमें 36% को 1 सीट दिया और 14% को दिया उन्होंने 9 सीटें, 17% मुसलमानों को दिया 2 सीटें। तो आपने जाति आंकड़े का लेते हैं श्रेय कि मैंने बिहार के अंदर जातीय गणना कराई, तो जातीय गणना कराई तो क्या फिगर सिर्फ दिखाने के लिए? कि फिगर की जवाबदेही लेना पड़ेगा कि फिगर की जवाबदेही जब 36% अति पिछड़ा है, तो उसको मुख्य धारा में आज आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी नहीं लाए हैं। ये किसकी गलती है? जो सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान है, जो बड़े बड़े पार्टियों के नेता हैं, उनको यह कर्तव्य बनता है कि आप 36% वाले को भी उनके संख्या के अनुपात में उनको सीटें दें, मुख्य धारा में सत्ता में लाएं, तब जाकर के जाति गणना कराने का मकसद पूरा होगा, तब उसका श्रेय आप ले पाएंगे। आपकी पार्टी कब बनने जा रही है? पार्टी तो मैंने कहा ना कि पार्टी बनाना मेरा लक्ष्य नहीं, मैंने उसके पहले हर गांव तक जाएंगे, लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, गांधी मैदान में रैली करेंगे। उसके बाद सब लोगों का अगर सहमति होगी कि पार्टी बनाना है, तो पार्टी बनेगी, नहीं तो कोई पार्टी हमारे एजेंडा पर चलेगा, उस पार्टी के हम साथ जाएंगे। पार्टी बनाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है तो वह 36% से जो अधिक आबादी है, जो आज हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा में लाना और 2025 का जो चुनाव होगा, वह 1 नंबर की कुर्सी जो है, अति पिछड़ा का बेटा बैठे, उसकी कोटा को है पूरा हो, उसकी मांगे कब पूरी होगी, उसके लिए मैं चिंतित हूँ। कौन सी पार्टी से आपका लगता है कि ये जो डिमांड है पूरा होगा, या स्वयं की आपकी पार्टी बनानी पड़ेगी? क्योंकि चूंकि 2025 का विधानसभा का चुनाव भी शुरू होने वाला है। अभी तो पार्टी जाने, पार्टी अगर कोई ऑफर लेकर के आएगा, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। सिर्फ ऑफर से मान लेना है या फिर नहीं, ऑफर मतलब मेरे एजेंडे को पार्टी अडॉप्ट करेगी, तो हम लोग उसके साथ जाएंगे। और किस प्रकार से मैनिफेस्टो में आप चाहते हैं कि आप हाँ, अडॉप्ट करने का मतलब हुआ कि मेरे जो मुद्दे हैं उसको अपने एजेंडे में ले आए, अपने मैनिफेस्टो में चुनाव के वक्त ले आए, तब हमारी पार्टी की, हमारी बात हुई, हित की बात, और उसके साथ फिर हम समर्थन की बात करेंगे। नहीं, अगर ऐसा होता है तो हम लोग फिर स्वतंत्र हैं अपनी पार्टी बना करके अपनी बात को कहने के लिए, अपने लोगों के बीच में जाने के लिए। चलिए, हमारे साथ थे प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। इनका साफ शब्दों में कहना है कि खास करके जो बिहार सरकार द्वारा जातीय आधारित गणना करवाया गया था, वो कहीं न कहीं, हालाँकि गणना जो करवाया गया था वो ठीक-ठाक था, लेकिन उसमें भी धांधली हुआ है। इनका साफ शब्दों में कहना है कि ये जो खेल हो रहा है खास करके बिहार के भोली-भाली जनता के साथ,
उस खेल में कहीं न कहीं नीतीश कुमार शामिल हैं और कहें तो आरजेडी भी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। ये तीनों जो पार्टियां हैं खास करके बिहार के भोली-भाली जनता को बरगलाने की काम करती है। हालाँकि पुल पर इन्होंने इनसे जब हमने सवाल किया कि आखिर 1 सप्ताह में 3 पुल गिर चुके हैं, तो इनका साफ शब्दों में कहना था एक गाना, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, इनका कहना था। लेकिन ये गाना का अर्थ ही उलट दिए कि झुमका का अर्थ माने यहाँ पुल का अर्थ को समझा दिए कि अब पुल गिरना आम बात हो चुका है। जो नीतीश कुमार 3 सीट के बारे में बोलते हैं, उन पे कहीं न कहीं इन्होंने कटाक्ष किया है। तो लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार खबरों का रहेगा सिलसिला जारी। धन्यवाद, प्रणाम।